वाराणसी पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही। शहर के कई होटलों और रेस्टोरेंट्स पे पुलिस ने अचानक छापेमारी शुरू कर दी है। कार्रवाई खासतौर पे उन जगहों पे हो रही है जहां अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिली थी। परेड कोठी और इंग्लिश लैंड जैसे इलाकों में कई होटल ऐसे पाए गए जो बिना पहचान पत्र के लोगों को एंट्री दे रहे थे। कुछ होटल में अनमैरिड कपल को कुछ घंटों के लिए रूम दिया जा रहा था। डीसीपी काशी जॉन गौरव बंसवाल ने कहा कि जिन होटलों और रेस्टोरेंट्स में नियमों का उल्लंघन हो रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे अभियान के दौरान एडीसीपी टी सनानन, एसीपी चेतगंज गौरव कुमार और सिगरा थाना प्रभारी भी मौके पे मौजूद थे। यहाँ पे जो विगत दिनों कई घटनाएं हुई हैं ऐसी, और इसमें पता चला है कि जो होटल लॉट है लाइसेंस में किया जा रहा है और उसमें अवैध सेक्स रैकेट के लिए अपराध भी किए जा रहे हैं। इन्हीं सभी पर शिकंजा कसने के द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही है सभी होटल लॉज में। और कहीं पे भी यदि अंडर एज जो बच्चे पाए जाते हैं परिजनों के सिलसिला से वहाँ पे एंट्री दी गई हो, या कहीं पे भी जो अनमैरिड कपल है जो बिना किसी उसके आइडेंटिटी के वहाँ पे रुके हैं, और स्पेशली जो लॉजेस है जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए कमरे जो है किराए पे दिए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कहीं पे भी जो ये हुक्का बार के संचालन का आ रहा है जिसमें कई नाबालिग बच्चों को उसमें खींचा जाता है और उसी में उसके बाद एक अवैध तरीके से वहाँ पे हुक्का बार और नशे का सेवन किया जाता है, उन सभी पे कार्रवाई की। सर क्या गैंग रेप हुआ है उसमें रेस्टोरेंट और हुक्का बार की भी सहभागिता है, इसलिए ये छापेमारी कार्रवाई हो रही है। ये सभी इनको देखते हुए कि आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें बिना किसी सूचना के लोकल स्थानीय उस पर ना पता हो, और जो होटल संचालक है और जो लॉज संचालक है ये बिना किसी आईडी प्रूफ के कुछ ही घंटों के लिए मात्र जो कमरे दे दिया करते हैं, इन सभी पे कार्रवाई की जा रही है, सभी पे निगरानी की जा रही है। कितने स्पा सेंटरों और होटलों पर छापेमारी की जाएगी? अभी लगभग 100 से ऊपर जो होटल और स्पा सेंटर्स हैं इन पर छापेमारी की गई है और जो भी संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया, कार्रवाई की जाए। सर ये मानक के अनुरूप जो है पेइंग गेस्ट हाउस चल रहा है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई है? जो मानक के अनुरूध रहेंगे सभी के लाइसेंस की जो निरस्तीकरण है उनको जो अथॉरिटीज है उनको भेजा जाएगा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा, तो सभी को सील कराया जाएगा। दूसरी बार सर के रेलवे स्टेशन सामने विद्यानगर में मौके थे जो कि नगर निगम के द्वारा जो है दुकान दिया गया तो उसको अवैध होटल, तो सभी पे कार्रवाई हो चुकी है और जो बाकी फरार चल रहा है उनकी भी लगातार तलाश लाइसेंस होना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के यदि कोई भी पाया जाता है किसी भी क्षेत्र में उनको सील कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक वाराणसी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। गांधी परिवार के समर्थन में उतरे कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि बीजेपी गांधी परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत टारगेट कर रही है। जब जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब राहुल जी का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मोदी जिंदाबाद। देखिए आज पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, हर जगह पूरे देश में अपने नेताओं के समर्थन में एक फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा है। इस मुकदमे की सच्चाई है कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को दाखिल करा। पहली बात है कि मतलब जिनका कोई योगदान नहीं है, नेशनल हेराल्ड कांग्रेसियों का मामला है, उसके बावजूद भी 14 में जमानत मिली, 15 में क्लोजर रिपोर्ट लगी और ईडी ने लगाई। उसके बाद 2021 में हमारे नेताओं को आदरणीय सोनिया गांधी को 8 घंटे ईडी के दफ्तर में बैठाया, राहुल जी 50 घंटे बैठे। दरअसल बात क्या है कि राहुल गांधी की छवि को लगातार डेंट करना है। सूरत की कोर्ट ने कहा कि साहब मोदी जैसी पिछड़ी जात को राहुल गांधी गाली देते हैं। हाई कोर्ट में सजा कर 2 साल की सजा दे दी क्योंकि उनको संसद में नहीं देखना चाहते नरेंद्र मोदी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। आज वही स्थिति है कि राहुल गांधी अंगद के पांव की तरह गुजरात में जमे हुए हैं। आज गुजरात में उनकी मीटिंगें चल रही क्योंकि हमने चुनौती ली है कि हम 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए वो डरे हुए हैं उस छवि पे। और अगर इतनी बात ईमानदारी की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2014 तक इन भाजपाइयों के पास जिलों में इनके कार्यालय नहीं थे। रोहनिया में 500 करोड़ का कार्यालय किस चंदे से बना है? पूरे देश में 650 से ज्यादा जिलों में चंदे के किस चंदे से बना है?
वहां पे झंडेवालान में 1500 करोड़ का 7 स्टार बना है। क्या मां सदा वत्सले करते हुए शाखा लगाते हुए बना है? क्या वहां पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सड़क के दोनों तरफ 1000 करोड़ की संपत्ति का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना है? किस पैसे से बना है? इसका जवाब आप मत लेने जाइएगा, वो कांग्रेस के लोग लेंगे। आप लेंगे ना तो इसी डीएम ने सवाल पूछने पे जेल भेज दिया था। मिर्जापुर के एक पत्रकार ने नमक किस रोटी खाने की घटना बताई, जेल भेज दिया था। आज बात यह है, अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी बेल देती है। हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ क्या हुआ? नारदा शारदा घोटाले का। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या हुआ? नारायण राणे के खिलाफ क्या हुआ? इस तरह तमाम ऐसे नाम हैं जो उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं, वो उनको बेल, और जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको जेल। हमारे नेता और हमारे कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये तो उनके पिट्ठू हैं, जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रति मुखबिरी करते थे। इनको भी हम सत्ता से हटा करके रखेंगे। और इनको मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले समय में एक एक कार्यालय की जांच होगी, रोहनिया से लेकर के झंडेवालान तक, कि किस रुपए से बना था। हम तो हिसाब दे रहे हैं, वो बताए ना कि देश में 650 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो कार्यालय वहां पे बना झंडेवालान में, क्या मां सदा वत्सले करते हुए शाखा में 5 रुपए के चंदे से बना है? इसका जवाब बताए। और नहीं तो एक ही नारा है, ईडी भाजपाई भाई भाई और देश बेच के खाए मलाई। पहले रॉबर्ट दशाश्मेल स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 7 दिवसीय हस्तरेखा ज्योतिष कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने कहा कि हथेली की रेखाएं व्यक्ति के भविष्य का संकेत देती हैं। ये एक प्राचीन और प्रभावी विधि है। काशी पंडित सभा के मंत्री डॉक्टर विनोद राव पाठक ने इसे ज्योतिष विज्ञान का अभिन्न हिस्सा बताया। आचार्य डॉक्टर शेष नारायण मिश्र ने कहा कि भाग्य, विवाह, संतान जैसे विषयों का ज्ञान हस्तरेखा से सरलता से संभव है। शिविर संचालक आचार्य संजय उपाध्याय ने जीवन, मस्तिष्क, हृदय, भाग्य, विवाह, संतान और सूर्य रेखा सहित पर्वतों के महत्व को समझाया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पवन शुक्ला ने बताया कि ये कार्यशाला छात्रों सहित आम लोगों के लिए भी उपयोगी है। कार्यशाला में डॉक्टर सारनाथ पांडे, विकास दीक्षित, अशोक कुमार, डॉक्टर अमोद दत्त शास्त्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र के सम्यक ज्ञान के उद्देश्य से ज्योतिष शिविर, ज्योतिष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रायः देखा जाता है कि ज्योतिष सीखने के लिए विद्यार्थियों के अतिरिक्त सामाजिक जीवन जीने वाले भी बड़े लालायित और उतावले रहते हैं कि हम भी ज्योतिष सीख लें, ज्योतिष के माध्यम से समाज का कल्याण कर सकें। तो ज्योतिष का एक 7 दिवसीय यह शिविर कार्यशाला आज से प्रारंभ किया गया है। मुख्य रूप से हस्तरेखा का ज्ञान जो सामान्य रूप से हर कोई देख सके, उस उद्देश्य से प्राथमिक बोध इसका कराया जा रहा है। ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय जी इसके संचालक हैं और अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से ये हस्तरेखा, कुंडली विज्ञान, पंचांग देखना इत्यादि विषयों को ज्योतिष के माध्यम से सिखाएंगे। 7 दिन का यह कार्यशाला है। इस 7 दिन जितने लोग प्रतिभाग करेंगे, अगले मास में 1 महीने का ये पुनः बड़ा शिविर, बड़ा कार्यशाला आयोजित होगा। जो इसमें प्रतिभाग करेंगे उनको उसमें सीधा प्रवेश दिया जाएगा और सारी कार्यशालाएं ये पूर्णतः निःशुल्क हैं। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जिसमें घरेलू व जमीनी विवाद से जुड़े कुल 16 मामले सामने आए। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मीडिया से बातचीत में गीता विश्वकर्मा ने बताया कि जिन मामलों में विभागीय अधिकारी मौजूद हैं, उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। गंभीर मामलों में निष्पक्ष जांच के बाद न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि थानों में महिलाओं की सुनवाई नहीं होने की शिकायतें आई हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी में हुए गैंगरेप मामले पर उन्होंने कहा कि आरोपियों और शामिल नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज के मामले में 16 प्रकरण आए। लगभग हर तरीके का मैटर यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ जमीन के मामले हैं, कुछ डाइवोर्स के मामले हैं, कुछ मतलब किराएदारी के मामले हैं। जो तत्काल जो निस्तारण हो जाए उसको तत्काल के लिए मैंने बोल रखा है, क्योंकि संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ एसपी नोडल जो वुमेन क्राइम है वो भी बैठे हुए हैं। जो भी केस आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी हमारे जो नोडल ऑफिसर है वुमेन क्राइम सौंपती जा रही है, क्योंकि जल्द ही उसका निस्तारण किया जाएगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी केस आ रहे हैं
उसको अच्छे तरीके से जांच किया जाए। जांच में किसी प्रकार का कोई गलती ना हो, ताकि किसी निर्दोष की भी उसमें सजा हो जाए। मेरा पूरा प्रयास है कि जो घटना आ रहे हैं सही जांच हो, और जांच के दौरान जो गलत पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मैम, एक महिला बलिया से आई हुई थी, उनके एक बेटा जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ट्रेन के पटरी से हत्या का आरोप लगा। देखिए, उनका जो हत्या का आरोप है, भाई बच्चा उनका चला गया तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन जो मेरे पास जो उनका अभी मैंने जो एप्लीकेशन दिया है, उसके लिए मैंने जो हमारे नोडल ऑफिसर है उनको बोला है कि एक मेडिकल टीम बना के गठित की जाए और फिर से जांच करके जो उचित कार्रवाई होगा। महिला आरोप लगा रहे हैं कि थाना चौबे सुनवाई नहीं कर रहे, FIR तक नहीं दर्ज किए। नहीं, FIR दर्ज हुआ है उनका, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी मेरे पास जो आया है उसके खिलाफ ये बोला है कि इसके लिए मेडिकल टीम गठित किया जाए और उसके फिर से जांच करके बार बार आप जन सुनवाई करती हैं, फिर भी महिलाएं दुख होकर जाती हैं बार बार। देखिए, बार बार जन सुनवाई करना, तो ये तो हमारा, भाई मान लीजिए कि हमारे लिए तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम जन सुनवाई महिलाएं करते आ हैं। रही हैं, जा रही हैं। मेरे पास वही महिलाएं हैं। मेरे पास एक प्रकरण आया है, मैंने ऑलरेडी हमारे जो पास में है नोडल ऑफिसर जो है हमारे वन टाइम के, तो मैं ऑलरेडी बोली भी हूँ उनको कि ये माता जी मेरे पास दोबारा तीसरी बार ना आने पाए, जो भी इनकी समस्या हो उसको निस्तारण करके हमें सूचित करें। बनारस में मैम बड़ी घटना घटी, एक लड़की के साथ रेप, क्या आयोग ने संज्ञान लिया उस? जी देखिए, ये जो घटना घटी है ऑलरेडी इसमें सरकार ने दबिश दिया है। उसमें 12 जो है आरोपी जेल जा चुके हैं। बाकी जो फरार हैं उनके खिलाफ जो है जांच चल रही है, दबिश दी जा रही है। जैसे उनकी गिरफ्तारी होती है उनको जेल भेज के फिर से उस पे जो है फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चला करके जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। आयोग ने भी कुछ इस पे देखिए, हमारे ये जो प्रकरण है इसमें ऑलरेडी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और उसमें जो है उनके साथ कदम से कदम महिला आयोग भी मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित ही न्याय मिलेगा उसमें। देखिए, ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला, राष्ट्रपति शासन की मांग भी की। वाराणसी पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कहा कि विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हवा लेंगे विदेश की और चुनाव लड़ेंगे देश में। अखिलेश यादव के ईडी खत्म करने के बयान पर राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि ईडी को संविधान ने बनाया है, न कि कांग्रेस ने। राणा सांगा को लेकर चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि भारत के महापुरुष सभी के होते हैं, वे पूरे समाज और देश के लिए समर्पित होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर न्यायालय ने भी टिप्पणी की है। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन ही करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो गुजरात से ही हराना पड़ेगा। इसकी शुरुआत पूरी गुजरात से और कांग्रेस ही के पास दम है बीजेपी को हराने की। तो चुनाव तो बिहार होने जा रहा है, तो गुजरात का कर जा रहा है। तो बिहार में फिर कह लें अपना हरवाई दें, गुजरात में आके देख लें। रहेंगे विदेश और लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी गांव-गांव बूथ कमेटी बना रही है, संगठन बना रही है। ये विदेश में घूम के हवा ले रहे हैं विदेश का, लड़ेंगे चुनाव। मंत्री जी, अखिलेश यादव ईडी को लेकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाया है, अब उन्हीं की वजह से वो परेशान हो रही है, इसे खत्म कर देना चाहिए। देखिए, संविधान के दायरे में काम बना है, कांग्रेस ने नहीं बनाया है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है, उस समय उसकी आवश्यकता महसूस हुई और सरकार ने बनाई, चाहे वो किसी की सरकार रही। कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं अखिलेश यादव। जब उनकी सरकार थी तो खुद समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। अब तो अपराधियों पर अंकुश लगा है। जो बड़े अपराधी हैं या तो जेल में हैं या तो कायदे से रह रहे हैं, और अगर कोई
अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर कानून उनके साथ काम करके सलाखों तक पहुंचा दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो हम मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ मिलेगा। आवश्यकता पड़ती है तो हमने देखा है कि जब कोई आपत्ति करता है, कोई क्लेम करता है किसी घटना में, वो संतुष्ट नहीं है तो गड़े मुर्दे उखाड़े भी जाते हैं। फिर उसका पीएम होता है उसकी संतुष्टि के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं से बयान आ रहे हैं मंदिर को लेकर। इंद्रजीत सरोज जी कह रहे हैं कि मंदिर में ताकत होती तो मुगल लूट के नहीं जाते। अब इंद्रजीत सरोज जी का बयान उनका है, संविधान में तो ताकत है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि महापुरुष होते हैं वो पूरे भारतवासी के होते हैं, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव हो या फिर कोई भी हो, लेकिन क्या एक जाति विशेष संगठन के आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो किसके महापुरुष हैं? क्योंकि करणी सेना इन दिनों काफी चर्चा में है। कोई राणा सांगा को लेकर वो सीधे जो है अगर कोई टिप्पणी आती है तो विरोध करते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, महापुरुष सबके होते हैं। अब चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे कोई भी हो, तो वो महापुरुष सबके होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए, देश के लिए। जो उनके विचार होते हैं, जो उनके संदेश होते हैं, वो पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं होते हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही लें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार 3 ही मंत्र है पूरा उनका। शिक्षित हो, उन्होंने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे समाज के लिए कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए आप आगे आओ। इसी तरह हर महापुरुष अपना अपना संदेश देते हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि बंगाल में लगातार हिंसा जारी है? बंगाल में वास्तव में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस नाते कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और केंद्रीय रिजर्व बल मांगा है, तो कहीं न कहीं महसूस किया है तब ना। तो हमारे हिसाब से तो जिस तरह वहाँ घटना हो रही है और जिस तरह कोर्ट टिप्पणी कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं लोग छोड़ करके प्रदेश, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। योगी जी कह रहे हैं कि लात के बहुत बातों से नहीं मानते, क्या लगता है सही कह रहे हैं? ऐसी आवश्यकता है? रामायण में चौपाई लिखा है, बिना न मानत जलद जड़ गए बीत दिन 3, बोले राम सकोप तब भई बिन होई न प्रीत। चौपाई है रामायण में भी। चले ठीक है मंत्री जी, बस। न्यायालय ने आफसा अंसारी के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बारे में क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि यह वारंट अदालत के आदेश पर जारी किया गया। अगर आफसा अंसारी अदालत में पेश नहीं होती है तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। पुलिस का काम है कि अदालत के आदेशों का पालन हो और दोषियों को सजा दिलाई जाए। आज माननीय न्यायालय द्वारा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 129/2020 में अभियुक्ता आफसा अंसारी के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट को जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उक्त दर्ज मुकदमे में बयान दर्ज कराने हेतु अभियुक्ता को जो है बुलाया गया, पुकार की गई थी। 82 एवं 83 CRPC कार्रवाई पूर्ण कर ली गई थी, किंतु लगातार अनुपस्थित रहने के चलते मफरूरी की श्रेणी में रखते हुए स्थायी गैर जमानती वारंट CRPC 299 प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया। वाराणसी के BHU के वैदिक संकाय में काशी यूथ समिट का आयोजन हुआ, जहां यूपी के ADG पीयूष मौर्य मुख्य अतिथि रहे। समिट के सेक्रेटरी आदर्श तिवारी ने बताया कि आज की राजनीतिक से युवा दूर होता जा रहा है, इसलिए ये मंच जरूरी है ताकि युवा अपने हक और मुद्दों को समझे, खुलकर बोल सके। इस युवा संसद में उन विषयों पर चर्चा हुई जिनसे लोग अक्सर कतराते, जैसे यूपी को 4 हिस्सों में बांटने वाला प्रस्ताव। देश विदेश से आए छात्र इसमें शामिल हुए। मेरा नाम आदर्श तिवारी है, मैं इस इवेंट काशी यूथ समिट 2nd एडिशन का सेक्रेटरी जनरल। काशी यूथ समिट 2.0 चल रहा, क्या कहेंगे सर, कितना ये यूथ के लिए कारगर होगा? सर, जैसे कि हमारा यूथ, क्योंकि सर हम देखते हैं कि अक्सर कि हम
हम जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वांचल से, देश में हर मुद्दे पे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा होती है, बैठ के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में बातें करते हैं, लेकिन युवा संसद में उन बातों को, उन बच्चों की मत को रखा जाता है। वो बच्चे अपने बातों को रखते हैं, उनका एक मार्गदर्शन के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि सर हम देखते हैं आज की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई, आज का यूथ पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए आज के यूथ को ये पता हो कि नहीं उसके अधिकार क्या क्या है, पॉलिटिक्स को सुधारा जा सके, इसलिए ये युवा संसद बहुत जरूरी है। क्या खास है इसमें, इस युवा सम्मेलन में आप क्या खास रखे हो? जी, सबसे खास बात ये है सर कि हम देश में विभिन्न मुद्दों पे, देश विदेश में जितने विभिन्न मुद्दे हैं जिन पे बात करने में लोग घबराते हैं, उनको रखा है। जैसे 2011 में मायावती जी ने एक्ट लाने की कोशिश की थी, जिसमें यूपी को 4 भागों में बांट के यूपी के विकास को और तेजी से किया जा सके। भले ही वो बिल पारित तो नहीं हो पाया था, पर हम उस पर चर्चा करा रहे हैं कि यूपी के विकास के लिए अगर यूपी का, क्योंकि हम भी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के तौर पे यूपी, तो यूपी का विकास और तेजी से कैसे किया जा सके उस पर चर्चा हो रही है। हमारे इस इवेंट में काशी शपिंग 2.0 में देश विदेश से बच्चे आए हुए हैं। हम बता दें कि इलाहाबाद से हमारे पास कम से कम 40 बच्चों का डेलीगेशन है, दिल्ली से 25-30 बच्चों का डेलीगेशन है, लखनऊ से बच्चे आए हैं, बनारस के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं। ये दिखाता है सर कि यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो लेता है, पर उसको एक डर है कि पॉलिटिक्स उसको, क्योंकि उसका माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि पॉलिटिक्स उसके लिए नहीं है। तो सर जब हमारा यूथ ही अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो अपने मुद्दों को, अपनी जो उसकी सोच है वो आगे नहीं रखेगा, तो सर अगर आप भी जानते हैं कि अगर पेड़ बबूल का लगाएंगे तो आम तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, एज ए चीफ गेस्ट किसी को बुलाया आपने? जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं पीयूष मोडिया सर, उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। जो बनारस के इस टाइम बनारस जोन के एडीजी हैं, उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। आजमगढ़ के थाना तहबड़पुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय गौ तस्कर रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गोली लगने के बाद उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से 20 प्रतिबंधित पशु लदे ट्रक, 1 देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान पशु लदा ट्रक रोका गया था, जिसमें से एक आरोपी मौके से फरार हो गया था। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने जब ग्राम करियावर के पास दबिश दी तो गोलीबारी में एक आरोपी घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपी रोहित यादव पर प्रदेश भर में दर्ज है मुकदमे, 13 से अधिक आपराधिक मुकदमे, जिसमें हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और गौ हत्या निवारण अधिनियम शामिल है। दूसरा आरोपी आविद पुत्र आशिक अली अमेठी निवासी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह सहित तहबड़पुर थाने के पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम को जल्द ही पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देखिए, हमारी स्वाट टीम और थाना जो तहबड़पुर है, उनकी टीम के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया था और ये जानकारी मिल रही थी कि उसके द्वारा जो गोवंशीय जो जानवर हैं उनको तस्करी करते हुए और बिहार बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है। इसी पे टीम बना के और इन पे जो कार्रवाई की गई तो एक ट्रक इसमें पकड़ा गया है और उस ट्रक में करीब 20 जो गोवंशीय पशु उसमें मिले हैं और 2 व्यक्ति थे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम रोहित यादव है और इनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इनको गोली भी लगी है उसमें। और जानकारी करने पे जानकारी मिली कि लोग कई दिनों से इस तरह का जो काम कर रहे थे और मतलब पूरे यूपी से ये लोग जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ से जो ट्रक है उसमें जो गोवंशीय जानवरों को लाद कर बिहार बॉर्डर की तरफ ले जाते थे और फिर वहाँ पर बिहार में ले जाके इनको महंगे दामों पे बेचने का ये काम करते थे। इसमें जो रोहित यादव पकड़े गए हैं ये शाहगंज के रहने वाले हैं, जौनपुर के, और पूर्व में भी इस तरह की जो इनके ऊपर करीब 8-9 मुकदमे हैं और पूर्व में भी इनको मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये एक आतंक अपराधी हैं और लगातार ये इस तरह के काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ बाकी इनकी जो सारी चीज़ें हैं, इनके जो और गैंग में कौन कौन लोग हैं उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है। कहाँ से पशु उठाते हैं इसकी भी जानकारी की जा रही है और बिहार में कहाँ ले जाके बेचते हैं, तो इनका पूरा एक जो रैकेट है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जिसपे कि क्योंकि स्पीड की वजह से वहाँ चेकिंग नहीं हो पाती है और इसी वजह से कुछ लोग वहाँ पे लगातार उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस पे जो मुखबिर और तमाम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है। इस टीम को मैं मेरी तरफ से 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है और आगे भी अगर कोई भी व्यक्ति जो गौ तस्करी और गौ वंश के साथ में यदि किसी प्रकार का जैसे गौ हत्या का अपराध कारित करेगा, उन सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो लोग हैं उन सभी को कानून के माध्यम से सजा दिलाने का काम भी इसमें किया जाएगा।
आजमगढ़ पुलिस ने एक चौंकाने वाला मामला सुलझाते हुए 5 साल से अधिक समय से गायब एक तथाकथित मृतक को लखनऊ से जीवित बरामद किया है। थाना जहानागंज क्षेत्र के अरविंद चौहान की गुमशुदगी वर्ष 2019 में दर्ज हुई थी। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज करा दिया गया था, लेकिन एसएसपी हेमराज मीना के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत मामले की जाँच की गई, जिसमें मोबाइल, CDR और सर्विलांस की मदद से अरविंद को लखनऊ से IIM के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अरविंद ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में पैसा जमा करवाने का काम करता था, लेकिन कंपनी भाग गई और उस पर करोड़ों का दबाव बन गया। डर के कारण वो अपना मोबाइल छोड़कर लखनऊ चला गया और नाम पता बदलकर ऑटो चलाने लगा। इस खुलासे से पुलिस ने एक फर्जी हत्या के केस की भी सच्चाई सामने ला दी है। अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है, वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में इन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम ये करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें धारा IPC की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत IPC 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये जो कंपनी भाग गई थी, जो मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया और क्योंकि इनकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि ये लखनऊ में रह रहे हैं और आज इनको गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो पूर्व का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे तो उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है तो इसमें जो जालसाजी की जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए और इनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को 302 लिखवाना पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी पहले, 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने उसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उनकी गिरफ्तारी इसमें की जाए। कंपनी जो भाग गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो कंप्लेनेंट वहाँ पे किया तो उसके खिलाफ भी पहले से मुकदमे लिखे गए, उसमें अलग विधिक कार्रवाई उसमें चलेगी। सर, इसमें पत्नी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध थी, तो इसको किस तरीके से जांच में? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो इसमें अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल रहे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने एक खास पहल की। सुबह 8 बजे उन्होंने अष्टभुजा पहाड़ी पे स्थित मोतिया तालाब पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। सभी ने मिलजुल कर झाड़ू लगाई और तालाब के आसपास की सफाई के इस मौके पर सफाई करने वाले सफाई दूतों को भी सम्मानित किया गया। बोरी वाले कहाँ गए उनको बोलिए।